तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि जब ओव्यूलेशन होता है, अगर जो एग आपका रिलीज हुआ है ओवरी से, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो हमने क्या कहा था, क्या हमारी बॉडी में कौन सा इवेंट चलता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। लेकिन मान लेते हैं कि जो एग वहां पे रिलीज हुआ था, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए, अगर उसको स्पर्म मिल जाए, तो उसके बाद क्या क्या इवेंट चलने वाले हैं एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज हम उसको ही यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फिगर के थ्रू इसको समझते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन सारा बाद में करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये हमारे पास क्या है, ये है यूट्रस, जिसका हाफ पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है कि जो हमारे फॉलिकल्स थे ये आपके डेवलप हो रहे, एंड डेवलप होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, रप्चर। एंड जैसे रप्चर होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। जब यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है तो क्या चीज रिलीज होती है यहाँ पे, बताइए कौन सा oocyte रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज होता है, जिसके बाहर एक लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, और एक लेयर और होती है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब देखिए यहाँ पे क्या ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ इसको यहाँ पे कौन मिल गए, स्पर्म मिल गए डे 1 पर ही। मतलब जैसे ही ये आपका रिलीज हुआ, ये कुछ टाइम बाद इसको मतलब विद इन 24 आवर के अंदर अंदर इसको यहाँ पे स्पर्म मिल गया। जब ये स्पर्म इस एग के साथ मिला तो ये क्या हो गया है, फर्टिलाइज हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो ये स्पर्म है, इसका न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। एंड फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है स्पर्म, एंड एग भी क्या होता है, हैप्लॉइड ही होता है। तो जब हमारे पास दो हैप्लॉइड कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो एग के पास भी 23 क्रोमोसोम्स थे, एंड स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जाइगोट की, तो जाइगोट के पास कितने हो चुके हैं, 46 हो गए हैं। एंड जब हमारे पास ये फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म यहाँ पे पेनिट्रेट करता है, तभी जो ये सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है, यहाँ पे मियोसिस 2 आपकी कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, उनको ध्यान से सुनना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई थी, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही है, हमारा एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया है। अब इस फर्टिलाइज एग को क्या करना है, अपना साइज बढ़ाना है, इसको बड़ा होना है। तो बड़े होने के लिए ये क्या करेगा, जब भी किसी सेल को अपना नंबर बढ़ाना होता है तो वो कौन सी डिवीजन करता है, माइटोटिक। बिल्कुल, माइटोटिक डिवीजन करता है। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रही है, हमारे पास ये एक सिंगल सेल बन चुका है। अब ध्यान रखना, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, सेल एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस दो दो के होते हैं कंबाइन। एक हाफ न्यूक्लियस होता है मेल का और हाफ होता है फीमेल का। अब यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन होती है ना, इसी को ही हम बोलते हैं क्लीवेज। ध्यान रखना इसके बारे में, माइटोटिक डिवीजन को ही एक नाम और क्या दे दिया, क्लीवेज दे दिया है। अब ये हमारे पास एक सिंगल सेल था डे 1 पर, जब यहाँ पे फिजन तो इसमें बाइनरी होती है ना, बाइनरी फिशन होती है, आप ये कह रहे हो? मैम यस। नहीं, फिजन नहीं होती, फिजन में तो अपनी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है ना। ओ हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका क्लीवेज होती है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल ने जब यहाँ पे आपका फर्स्ट म्योटिक डिवीजन किया है, ऐसे आप ऐसे कह भी सकते हो यहाँ पे, पर बाइनरी फिशन का मतलब तो यही हो गया कि हाँ जी एक सेल से दो, बट यहाँ तो आपकी काफी ज्यादा एक तरीके से आप इसको फिर मल्टीपल फिशन कह सकते हो। बाइनरी फिशन में तो यही होता है कि पेरेंट सेल यहाँ पे 2 सेल बनाता है, लेकिन ये तो आपका अगेन दोबारा भी डिवाइड करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ये सिंगल सेल है जिसका नाम है जाइगोट। जब ये आपकी सबसे पहली क्लीवेज करता है, मतलब आप ये कह सकते हो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना, अब जो हमारा एग यहाँ पे था ना, आपका एम्पुला वाला पोर्शन में फर्टिलाइज हुआ था,
जैसे जैसे ये आपका क्लीवेज करेगा, मतलब जैसे जैसे आपकी माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब से होता होता ना आपका यहाँ पे जा रहा है, यूट्रस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड डे पे क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुई, और यहाँ पे जो सिंगल सेल था उसने यहाँ पे 2 सेल बना दिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डे सेकंड पे हमें उस जाइगोट में कितने सेल मिल रहे हैं, 2 सेल मिल रहे हैं। अब जो ये 2 सेल हमें मिल रहे हैं ना, इन सेल को हम एक नाम देते हैं, उस सेल का नाम है ब्लास्टोमेयर। अब उसके बाद क्या होगा, ये 2 सेल स्टेज जो है वो आपकी दोबारा डिवाइड करेगी, सिंपल माइटोटिक डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 4। तो यहाँ पर डे 3 पे कितने ब्लास्टोमेयर है, यहाँ पे हमारे पास है 4 ब्लास्टोमेयर। उसके बाद हमारे पास ये दोबारा डिवाइड करेगा, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4 के बाद कितने ब्लास्टोमेयर बनेंगे, 8 ब्लास्टोमेयर बनते हैं। जब यहाँ पे 8 ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन होता है ना, तो हमारे पास एक पूरी एक कॉम्पैक्ट बॉल बन जाती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जब हमारे पास 8 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज आ जाती है ना, तो 8 से लेके जो 16 ब्लास्टोमेयर तक वाली स्टेज होती है, उसको हम एक नाम दे देते हैं, नाम है उसका ब्लास्टोमेयर। तो यहाँ पे 8 सेल, और ये कैसा मोरूला है, अनकॉम्पैक्टेड मोरूला है। उसके बाद यहाँ पे 16 बनती है, आपका फर्दर डिवाइड करता है। अब जो हमारा मोरूला है, मोरूला हमारा आपका डिवाइड हो जाता, मतलब चेंज हो जाता है ब्लास्टुला के अंदर। सबसे पहले कौन सा स्टेज है, सबसे पहले हमारे पास आता है जाइगोट, जो सिंगल सेल्ड है। उसके बाद वो आपका डिवाइड करता है। जब हमारे पास 8 ब्लास्टोमेयर से लेकर 16 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज आती है, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा मोरूला। जब इसके बाद वो जितने भी सेल बनाता है, 32 बनाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज। एंड ब्लास्टुला के बाद हमारे पास ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट। तो डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और फिर 6, 7 पे भी, या मतलब वही डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। किसी किसी की बॉडी में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और किसी किसी की बॉडी में 9 डेज तक भी रहता है। तो यहाँ पर मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। एंड ब्लास्टुला भी कह सकते हो आप, इसे ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया आपका 7 से लेकर 9 दिन के बीच में, वो वेरी करता है बॉडी टू बॉडी। और ये आप देख पा रहे हो फेलोपियन ट्यूब से देखो यहाँ पे क्लीवेज होना स्टार्ट हुई थी, और ये मूव करते 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 कहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ पे यूट्रस तक पहुंच गया है। एंड जैसे ही यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो यहाँ पे कौन सी लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी। इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ हमारा ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। एंड जब ये अटैच हो जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में, बट इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस में, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। अब एक बार मैं आपको इस ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक बाहर कुछ लेयर होती है इसकी, बाहर इस तरीके से कुछ क्या होते हैं, सेल होते हैं, और कुछ हमारे पास अंदर होते हैं यहाँ पे सेल, बहुत सारे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की जो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, और आपकी ओनली सिंगल लेयर है, इस सिंगल लेयर को हम एक नाम देते हैं, और उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये अंदर कुछ आपको सेल नजर आ रहे हैं, इन सब के अंदर न्यूक्लियस भी बना लेना, क्योंकि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है। जो अंदर कुछ ये सेल नजर आ रहे हैं इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, इन सेल को हम बोलते हैं आईसीएम, और कहते हैं इनर सेल मास। अब यहाँ पे क्या चीज देखी जाती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो ये स्ट्रक्चर है, जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है, यही यहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ आपकी अटैच होती है। पहला फंक्शन तो ट्रोफोब्लास्ट का ये हो गया। और बाद में जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो ट्रोफोब्लास्ट ओनली प्लेसेंटा ही बनाता है। एक बेबी को आपने देखा है कि वो आपका कवर होता है ना, एक मतलब एक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट करता है। बाकी कंप्लीट एम्ब्रियो जो हम अपने आप को देखते हैं ना, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जस्ट ओनली इस आईसीएम से बनी हुई है, इनर सेल मास से। ठीक है, मैं आपको आगे भी यहाँ पे दिखा देती हूँ पिक्चर्स वगैरह, आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप ये वाला भी देख सकते हो ऐसे।
ये देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, देखिए यहाँ पे ABCD करके दिखाया है। तो यहाँ पे स्पर्म आए और स्पर्म क्या हो गया, यहाँ पे पेनिट्रेट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए सी में कितने ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज बनी है, 2 ब्लास्टोमेयर, फिर बने हैं 4 बनी है, फिर बने 8 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। और उसके बाद देखिए जब ये मोरुला आपका बन रहा है, तो अभी भी ये फेलोपियन ट्यूब में ही है, उसके बाद वो कहाँ मूव कर रहा है, आपका यूट्रस में। यूट्रस में आते आते देखिए यहाँ पे किसका मतलब किसका अटैचमेंट हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट का देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर वाली सिंगल लेयर है ना, इस सिंगल लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर ही कुछ सेल नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आईसीएम, इनर सेल मास। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सारी चीजें वही दिखाई गई है। देख, ये ओवम है, ओवम के बाहर वाली लेयर को हम क्या क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये देखिए आपका ये फर्टिलाइज एग ही था, 2 ब्लास्टोमेयर है, 4 है, 8 है, 8 वाले को हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाद कौन बनता है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर वाली को बोलते हैं इनर सेल मास, इसी को ही हम एंडोडर्म भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे देखो ये यूट्रस की लाइनिंग दिखाई गई है, यूट्रस के साथ कौन अटैच है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच है, और अंदर वाला ये कौन है, इनर सेल मास। यहाँ पर भी देखिए सारे डायग्राम वही हैं, आप अच्छे तरीके से एक बार इसको स्कैन कर लो पूरा। फर्टिलाइज एग, 2 सेल, 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 8 to 16 वाले को हम कहते हैं मोरुला। उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के 2 पार्ट है, आउटर वाला एक सिंगल लेयर, इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर कुछ सेल पड़े हुए इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। इसी को ही हम एंडोडर्म भी बोलते हैं, और इसी को ही हम एम्ब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। एम्ब्रोब्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि कंप्लीट एम्ब्रो की फॉर्मेशन ये इनर सेल मास ही करता है। जो हमारे पास बाहर एक सिंगल लेयर है ना, जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, इसका ओनली क्या रोल होता है, बस प्लेसेंटा बनाना। और यहाँ पे कुछ कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी। देख लिया एक बार अच्छे से डायग्राम। एक मिनट मैम, आप नोट भी कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेजेस वगैरह। और ध्यान रखना हर एक सेल ब्लास्टोमेयर है, ये सेल ये सेल ये सेल, जब क्लीवेज होने के बाद जितने भी सेल बनते हैं। नोट कर लिया? यस मैम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला। अभी गैस्ट्रुला क्या है, आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा गैस्ट्रुलेशन, आपने किया होगा ना वहां पे लास्ट ईयर, कि हमारे पास क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इस तरह की कुछ लेयर्स होती हैं, जिनको हम जर्म लेयर बोलते हैं, जो हमारी मतलब बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला क्या होता है, गैस्ट्रुला वो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का जिसके पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमने शायद आपकी फर्स्ट क्लास में भी बात की थी कि गैस्ट्रुला वो स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को बना रहा है। जितनी भी बॉडी हम देख पा रहे हैं ना, हम अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स देखते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिम्स हो गए, ब्रेन हो गया, जितने भी मतलब आप नोज देख पा रहे हो, आईज देख पा रहे हो, इन पूरे की फॉर्मेशन ये तीनों लेयर ही करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इन तीनों लेयर में से ही कोई ना कोई पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है कि हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो मेसोडर्म का मतलब क्या है, कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है और जब वहां पे गैस्ट्रुला बनता है, तो उसकी एक लेयर होती है जिसका नाम है मेसोडर्म।
ये जो मेसोडर्म वाली लेयर है वही क्या बनाती है, हार्ट को बनाती है। फिर आपने देखा होगा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां पे लिखा होता है दीज आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, उसको एक्टोडर्म बनाती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और सबसे इनर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म। और एंडोडर्म के बाद जो आपकी वो होती है मिडिल वाली होती है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या करता है, आपके ऑर्गन्स में डेवलप होता है। एक्टोडर्म जैसे यहाँ पे लिखा है आपका एक्सोस्केलेटन में, एंडोडर्म बनाता है इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। जितने भी इनर लाइनिंग है, जैसे आपका एसोफेगस की लाइनिंग होगी, फेरिक्स की हो गई, फेलोपियन ट्यूब की होगी, उन सबकी फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोडर्म ही करता है। तो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन ये तीनों लेयर ही करती है। जो कब बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का इवेंट। अभी इसकी थ्योरी भी करेंगे, बट एक बार एक कुछ चीज बतानी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी जब होती है तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि इम्प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ पे होती है, एम्ब्रियो की यूट्रस में होती है, उसके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि जो इम्प्लांटेशन होती है वो आपका यूट्रस में नहीं हो पाती है, वो आपकी फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है। कई बार इनफंटिबुलम में, कई बार एम्पुला में, कई बार एस्थमस में, कई बार यहाँ ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं और जगह हो जाएगी यूट्रस को छोड़कर। तो जब हमारे पास इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो, कहीं और जगह हो जाए, तो नॉर्मल पोजीशन से कहीं भी और जगह, तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट ये प्रेगनेंसी जो है कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होती, इसका मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि एक बेबी को रहने के लिए प्रॉपर एक जगह चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि यूट्रस ही प्रोवाइड कर सकता है, बाकी उसे कहीं से नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इसका फर्टिलाइज एग देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एग हमारे पास कहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, फेलोपियन ट्यूब में ही इसकी इम्प्लांटेशन हो गई है। तो इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है आपको ये सारा पोर्शन? यस मैम। यस मैम। अब एक काम करते हैं, बस इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन को ही कोइटस भी कहते हैं, इसे ही इंटरकोर्स भी कहते हैं। सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, उसी को ही कहते हैं इंसेमिनेशन। तो आई होप अब आपको इंसेमिनेशन में और आपको इजैक्यूलेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इंसेमिनेशन होता है जब Yes, ट्रांसफर हो गया है वेजाइना में, बट इजैक्यूलेशन तो मतलब फीमेल पार्टनर हो ना हो, मेल खुद भी कर सकता है। वो सिंपल सा मीनिंग है कि बस डिस्चार्ज करना है। अब मोटाइल कौन होता है, स्पर्म ही होता है। ठीक है, एग तो होता नहीं है। सो मोटाइल स्पर्म स्ट्रीम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से कहां पे जाता है, यूट्रस में, और यूट्रस से फाइनली कहां पहुंच जाता है, एम्पुला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ovum released by the ovary is also transported to the ampulla region where fertilization take place. अब fertilization देखिए कब होगी, can only occur if ovum and sperm are transported simultaneously to the ampulla region. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगी अगर वो ऐसे, देखो ये जरूरी भी नहीं है कि अगर हमारे पास अगर दोनों साथ साथ में पहुंच रहे हैं। जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था कि मान लेते इंटरकोर्स हुआ एंड स्पर्म वहां पर पहले से ही प्रेजेंट थे। अब स्पर्म का लाइफ स्पेन तो होता है ये 5 डेज का, लेकिन ओव्यूलेशन उसके 2 दिन बाद हुआ या फिर 3 दिन बाद हुआ, तो तब भी वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम एक नॉर्मल, हमने यहाँ पे 28 डेज का हमने साइकिल माना था, तो इन 28 डेज में से ओनली आप कह सकते हो कि ओनली 5 और 6 डेज हैं जिसमें एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, बाकी पूरे मंथ में कोई चांस ही नहीं है। मतलब पूरे पीरियड में वो क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। तो यही रीजन है कि दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और ये तो आपको पता है, ये फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होता क्या है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है। एक मैं आपको चीज बता दूं, ऐसे यहाँ पर है नहीं बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओवम है। अब ओवम का जो यहाँ पे ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो, ये हमारे पास है जोना पेलुसिडा। इसके अंदर भी एक हमारे पास स्पेस है, इसको हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। और बाहर ये जो लेयर है, इसको तो आपको पता ही, ये है कोरोना रेडिएटा। और ये किसने बनाया है, ग्रेनुलोसा सेल ने। जो फॉलिकुलर सेल्स थे ना वो सेट के बाहर, वो आपके बाद में कोरोना रेडिएटा बना देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जो इस देखो स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन हमने कहा कि ओनली सिंगल एग ही यहाँ पे क्या कर पाता है, फर्टिलाइज कर पाता है, बाकी स्पर्म यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती है, पॉलीस्पर्मी या आप कह सकते हो पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर यहाँ पे इसको प्रिवेंट कौन कर रहा है, पॉलीस्पर्मी को कौन प्रिवेंट कर रहा है। तो ये ओवम जो होता है ना, यहाँ पे अंदर कुछ ना ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं इन्हीं का ही काम होता है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल स्पर्म को यहाँ पे फर्टिलाइज ना कर सके, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ही उसको प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, जब यहाँ पे कोई भी एक स्पर्म यहाँ पर आकर इस एग के साथ फ्यूज हो जाता है ना, उसके बाद हमारे पास ये जो ज़ोना पेलुसिडा वाली लेयर है ये इतनी हार्ड हो जाती है ड्यू टू द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये तो एक्चुअली आपका पूरा डिटेल में एक मैकेनिज्म है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे इसको मैसेज भेजता है, ये उसको मैसेज करता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट ये है कि ज़ोना पेलुसिडा इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कि बाद में जितने मर्जी स्पर्म आ जाए वो यहाँ पे एंटर ही नहीं हो पाते हैं थिक होने की वजह से। तो सिंगल टाइम में ओनली सिंगल एग ही क्या कर पाता है, उसको फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यस मैम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही एक स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया, पहला स्पर्म जो भी वो था, तो उसने क्या कर दिया, वहां पे उस ज़ोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन में कुछ चेंज कर दिया एंड ब्लॉक कर दिया एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of, इसमें कौन कौन हेल्प करता है, हमने स्ट्रक्चर किया था स्पर्म का, तो हमने कहा था कि जो स्पर्म का ये आपका हेड वाला स्पर्म का स्ट्रक्चर हम बनाए, तो हमारे पास ये क्या होता है, हेड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, तो हमारे पास ठीक है, तो हेड का जो टिप होता है उसके पास क्या होते हैं, इस टिप को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इस टिप को कहते हैं एक्रोसोम, और इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से किस में हेल्प करते हैं, जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही होती है उसमें एक्रोसोम ही पार्टिसिपेट करता है, तो सिक्रीशन होती है। अब नाम से पता चला हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। सो सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू ज़ोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक चीज मैं आपको और एडिशन बता दूं, अब तक हम ये पढ़ते आते थे और हम यही पढ़ाते थे कि जब हमारे पास स्पर्म मूव करता है, मतलब फीमेल की बॉडी तक पहुंचता है, तो वो कैसे जाता है, स्विम करते हुए जाता है, मोटाइल होता है। लेकिन एक्चुअली लास्ट ईयर की स्टडी हुई है, उसमें हमें ये पता चला है कि जो स्पर्म होते हैं वो आपके स्विम नहीं करते हैं, वो आपके स्पिन करते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी सारी बुक्स में यही वाली इन्फॉर्मेशन है, पुरानी वाली है। स्पिन समझते हो ना, ऐसे 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 करके जाता है, वो आपका स्विम करके नहीं जाता है। क्लियर हुआ? यस मैम। और हम इससे पहले ये भी पढ़ते थे और यही पढ़ाते थे कि जब फ्यूजन होता है ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे ओनली जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ही एग के साथ फ्यूज करता है, बाकी सारा पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाता है। बट अब हमें पता चला है न्यू स्टडी के साथ कि ऐसा नहीं होता, आपका कंप्लीट स्पर्म उसका फ्यूजन होता है, अब हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो अपने बिहाफ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दिस इंड्यूस द, अब देखो यहाँ पर वो लाइन लिखी है जो हमने आपका oogenesis के टाइम पे पढ़ी थी, मैं इसको एक बार दोबारा रीड कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of first meiotic division of the secondary oocyte, firstly second meiotic division. ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन पर ही अब तक काफी बार क्वेश्चन पूछ गए हैं कि हमारे पास जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन होती है, जो सेकेंडरी oocyte करता है, उसका कंप्लीशन कब होता है, तो कंप्लीशन कब हुआ है, जब वहां पर स्पर्म किसको पेनिट्रेट कर जाता है, ओवम को पेनिट्रेट कर जाता है, उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, ये भी अनइक्वल ही होती है, एक हमारे पास एक बड़ा सा
ओवम बनता है, हैप्लॉइड ओवम, जिसे ओटिड भी कहते हैं, और एक छोटी सी क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। Yes, ma'am. ठीक है, so soon the haploid nucleus of sperm that of ovum fuse together to form diploid zygote. So how many chromosomes will be there in zygote? बताइए। आंसर दीजिए, कितने क्रोमोसोम्स होंगे जायगोट में? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने ये Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछा, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जायगोट? 46 in human case. 2n होंगे. बिल्कुल 46 होंगे। अब यहाँ पर क्या है, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड द मेल इज XY। अब यहाँ पे ऐसे तो ये इवेंट आपको पता ही होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक बेबी है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब एक जो भी बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से जो 22 पेयर हैं वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये जो 22 पेयर सेम है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं ऑटोजोम। लेकिन मेल एंड फीमेल में ओनली 1 पेयर ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इस 1 पेयर को हम क्या कहते हैं? 1 पेयर को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इसका ही दूसरा नाम है एलोजोम। अब यहां पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से समझना। जो 1 पेयर डिफरेंट है, फीमेल के पास होता है XX एंड मेल के पास होता है XY। जब हमने आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाला केस देखा था, हमने क्या देखा था? हमारे पास की जो एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होता है, जब वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो कितने स्पर्म बनाता है? 4 स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, 4 Yes, स्पर्म्स ma'am. भी बनाए। ठीक है, 4 स्पर्म यहाँ पे बन गए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पर्म क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास टोटल कितने कितने क्रोमोसोम्स है? 23 है। अगर आप इसका न्यूक्लियस स्टडी करोगे तो आपको कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, 1 2 3, ओनली सिंगल पेयर में, और इस तरीके से कितने होंगे? 23 होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यहाँ पे ये स्पर्म है, ये वाला स्पर्म, इसका जो लास्ट क्रोमोसोम है दैट इज 23, जो इसका सेक्स क्रोमोसोम है, वो आपका X भी कैरी कर सकता है, और ये स्पर्म आपका Y भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि चारों के चारों स्पर्म जो यहाँ पे बने वो आपके सारे XX हो, और ये भी हो सकता है कि सारे स्पर्म यहाँ पे YY बने। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्पर्म है, ये X और Y होता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये X है या हम फिर एक Y। इजैकुलेशन में ये पार्शियलिटी भी हो सकती है कि X के नंबर ज्यादा और Y का नंबर कम हो, या फिर Y का ज्यादा हो ऐसा X का कुछ कम भी हो। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पहले ही बन चुके हैं ना, स्पर्म की फॉर्मेशन तो पहले ही हो गई है। जब भी इजैकुलेशन होता है वो तो आपका एपिडिडाइमस से होता है, और फॉर्मेशन तो टेस्टिस में होती है, उसके बाद वो आपके स्टोर हो जाते हैं ना एपिडिडाइमस में आके, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होता है। और मैं फॉर्मेशन कह रहा हूँ फॉर्मेशन में बायस हो सकते हैं ये, कि अगर नहीं, ऐसे हो बिल्कुल भी कि नहीं, X। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ये तो आपका टोटली रैंडम प्रोसेस होता है। अभी हम ना इसके बाद एक काम करेंगे, आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर है प्लस 1 का, पहले हम इसको करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को समझने के लिए। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हमारी बॉडी में, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं क्रोमोसोम को लेके, वो सारे रैंडम होते हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तब तो हम पता नहीं क्या कर देते। तब तो कोई भी बच्चा अबनॉर्मल होता ही नहीं। जो बच्चे क्रोमोसोमल, मतलब जिनके अंदर जो क्रोमोसोम की वजह से जिनकी बॉडी में डिफेक्ट आता है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, टोटली रैंडम होता है। आपने किया होगा ना, जब मियोसिस होती है प्लस 1 क्लास में, यस मैम। मियोसिस जब होती है और हमारे पास वहां पे 4 सेल बनते हैं, तो क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका टोटली रैंडम प्रोसेस होता है।
हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचो हमें क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है बॉडी में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्पर्म है ना, ये आपका एक्स भी कैरी कर सकता है, आपका वाई भी कैरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा होता है कि एक्स एंड वाई। तो एक्चुअली ये दोनों आपकी अलग अलग स्पर्म है। अभी तो इन्होंने यहाँ पे जिसमें यहाँ पे पेयर में दिखाए हैं कि जब यहाँ पे मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने पे क्या होता है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो इनमें सेग्रीगेशन हो जाती है ना। आपने 10th में मेंडल का लॉ किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यस थोड़ा थोड़ा मैम। आपको याद होगा। तो उसमें भी हम यही चीज स्टडी करते हैं कि जब हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो जो क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट, सेग्रीगेशन हो जाता है जब उन्होंने गैमेट की फॉर्मेशन करनी होती है। तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि इनका मतलब एक डॉटर का या सन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर मान लेते हैं कि फादर ने जो स्पर्म दिया, अगर वो स्पर्म क्या कैरी कर रहा था, अगर वो एक्स कैरी कर रहा था, तो वो क्या बनेगा, तो वो किसका जायगोट होगा, डॉटर का ही जायगोट होगा। बिकॉज फीमेल के पास तो फीमेल का जो एग है, उसके जितने मर्जी एग रिलीज होंगे उसके सारे एग के पास एक्स ही होगा और कुछ है ही नहीं वहां पे। लेकिन अगर मेल का स्पर्म वाई कैरी कर रहा है, तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फिर वो होगा सन। तो यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो एक बच्चा है वो आपका मेल भी हो सकता है और वो हमारे पास फीमेल भी हो सकता है। लेकिन इसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, वाई क्रोमोसोम के पास होती है, सॉरी स्पर्म के पास होती है। और स्पर्म ही एक्स और स्पर्म ही आपका वाई कैरी करता है। ठीक है। यस मैम। और इस चीज का भी ध्यान रखना, जितने भी क्रोमोसोम है उसमें जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो आपका सबसे ज्यादा छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम वाई, और सबसे कम इंफॉर्मेशन होती है इसके पास। ठीक है। तो यहाँ पे यस मैम। सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा है कि कैसे कैसे, मतलब यहाँ पे मेल एंड कैसे यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, therefore all the haploid gamete produced by female ova have the sex chromosome X। जितने भी गैमेट्स बनेंगे वहां पे कुछ है ही नहीं, वो सारे के सारे आपके एक्स वाली बनने वाले हैं। बट इन द मेल गैमेट जो स्पर्म होगा, सेक्स क्रोमोसोम कुड बी इधर एक्स और वाई, वो कुछ भी हो सकता है। तो 50% जो स्पर्म होंगे वो आपके एक्स कैरी करेंगे और 50% क्या होंगे यहाँ पे आपके वाई कैरी करेंगे। सो आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, zygote would carry either XX और आपका XY, depending on the whether the sperm carry X और Y fertilize the ovum। ठीक है। उसके बाद zygote कैरिंग XX क्या बनेगा, फीमेल बेबी। और अगर जाइगोट कैरी कर रहा है XY, तो वो क्या बनेगा, आपका मेल बनेगा। So that is why scientifically it is correct see that sex of the baby is determined by the father, not by the mother, because सारे के सारे एग तो आपका एक्स ही कैरी करने वाले हैं, स्पर्म ही होता है जो एक्स कैरी करेगा या वाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, एक्चुअली ऐसे हम कहते हैं कि हाँ एक फादर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम कहें तो ऐसे फादर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो तो सारा आपका रैंडम प्रोसेस होता है, उनके हाथ में तो होता नहीं कि नहीं मुझे एक्स भेजना है या मुझे वाई भेजना है। और अगर हम सच्ची में बात करें ना, तो आपके वो भेजता तो दोनों ही है, एक्स भी भेजता है, वाई भी भेजता है। अब वहां पे वो तो कंपटीशन है कि किसने एग को फर्टिलाइज कर दिया। जो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं उसमें दोनों ही टाइप के होते हैं, एक्स वाले भी होते हैं, वाई वाले भी होते हैं। तो वो ये टोटली आपका रैंडम प्रोसेस होता है। बट हम ये कह सकते हैं कि जो एक मेल और फीमेल बनने के का जो प्रोसेस है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मेल के स्पर्म के पास होती है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, यहाँ पे जाइगोट बन चुका है, वो XY वाला भी हो सकता है, वो आपका XX वाला भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। सो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus of the oviduct called the cleavage। तो ये क्या करता है, अब आपका मूव भी करता है। एम्पुला में क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद अब क्या हुआ, क्लीवेज होगी। और जैसे जैसे क्लीवेज होगी वो आपका एम्पुला से आपका isthmus की तरफ आपका मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस। और क्या बनेगा, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोमेर्स क्या होते हैं। जब हमारा एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमेर वाली स्टेज बनाता है, उसी को हम कहते हैं मोरुला। और मोरुला बाद में आपको कॉन्टिन्यू डिवाइड करता है और किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमेर इन द ब्लास्टोसिस्ट
आर अरेंज आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एंड हमारे पास जो इनर में भी कुछ ग्रुप होता है सेल का जो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट के साथ, उससे हम कहते हैं इनर सेल मास। सो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट ही अटैच होती है, और इनर सेल मास किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, एज अ एम्ब्रियो। तो ये हम सारी बातें कर चुके हैं कि कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इनर सेल मास ही करता है। ट्रोफोब्लास्ट का सिंपल सा काम होता है ओनली अटैचमेंट का, और सेकंड इसका प्लेसेंटा बनाने का। सो इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड, यही बाद में किसमें चेंज हो जाता है, 3 जर्म लेयर में। एक्टोडर्म, आउटर एक्टो होती है, मिडल मीजो होती है, और सबसे इनर होती है एंडोडर्म। इस 3 लेयर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला फॉर्म्स द एम्ब्रियो। तो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाद में ये गैस्ट्रुला ही करता है। आफ्टर अटैचमेंट, जब वहां पे इम्प्लांटेशन हो गया है, तो यूटेरिन सेल divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी हम तभी कहते हैं जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। फ्यूजन को कभी भी प्रेगनेंसी नहीं कहा जाता है, ठीक है? यस मैम। तो इम्प्लांटेशन के बाद ही हम प्रेगनेंसी कहेंगे कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया है पोर्शन आपका कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन एंड आपका